हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं मनीष मिश्रा, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। ज्योग्राफी की यात्रा में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया, पार्ट 4 पढ़ लिया है। हम मानव भूगोल को पढ़े हैं, उसके बाद उसके मात्रात्मक और गुणात्मक रूप को भी हमने देखा है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल का एक विशिष्ट रूप, जिसका नाम है व्यवसाय, यानी प्राथमिक व्यवसाय या फिर प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था और बता रहा हूं मैं लगातार कि हम हर कोई भी पार्ट पढ़ने से पहले उस पार्ट की थीम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम उस पार्ट की थीम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस पार्ट को जान नहीं पाएंगे क्या पढ़ना है। तो हमारा पार्ट है प्राथमिक क्रियाएं। देखो, पहली बात तो क्रियाएं क्या होती है आप यूं समझिए। अगर सामान्य से मैं बात करूं, क्रियाएं क्या होती हैं, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। क्रियाएं होती है जिस काम से किसी काम का होना पाया जाए, बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। करना है, खाना है, चलना है, हंसना है, बोलना है, सब क्रिया है। लेकिन जब इन क्रियाओं से आपको अर्थ का अर्जन हो, यानी आप पैसा कमाए, अर्थ का अर्जन हो या कोई व्यवसाय के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक क्रिया कहते हैं, या फिर उसको हम व्यवसाय के रूप में ले लेते हैं। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं प्राथमिक व्यवसाय। अब देखिए, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। प्राथमिक व्यवसाय को समझने से पहले आप ये समझिए कि ये इस पाठ की नीड कहां से आ रही है। हम यूं जानते हैं कि मनुष्य यानी पहले आदिम अवस्था में था तो जंगलों में रहता था। जब जंगलों में रहता था तो वहां पर चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे आज मनुष्य एक विकसित अवस्था में हो, चाहे आदिम अवस्था की बात हो, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पोषण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब वो अपने पेट भरने के लिए और परिवार का पोषण करने के लिए कोई क्रिया करेगा, तो उसे ही हम व्यवसाय के अंतर्गत उसको हम ले लेते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत ले लेते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। प्राथमिक व्यवसाय का सीधा सा अर्थ है कि आदिम अवस्था में जब था, तो यानी प्रकृति से प्रदत्त कच्चा माल, यानी जब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त, आसान शब्दों में, कच्चे माल का सीधा उपभोग कर लेता है, तो उसे हम क्या कह लेते हैं, तो कर लेता है, तो हम उसे प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया कहते हैं। हम उसे प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया कहते हैं। देखो, जब उसका सीधा उपभोग कर रहा है, यानी मान लीजिए वो परिवार के पोषण के लिए कर रहा है या उस वस्तु को किसी को बेच रहा है, प्रकृति से प्राप्त सीधी वस्तु को, तो हम उसको प्राथमिक क्रिया या व्यवसाय के अंदर शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो प्राचीन काल में, आदिम काल में जो व्यवसाय शुरू हुआ था, वो व्यवसाय यानी जो बिजनेस का जो स्वरूप जो शुरू हुआ था, वो कौन सा था, प्राथमिक व्यवसाय था। क्योंकि मनुष्य प्रकृति के पास रहता था, तो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपभोग करता था। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए लकड़ी काट रहा है जंगलों से, तो लकड़ी को आपने एक साथ ले लिया। मछली पालन को एक साथ ले सकते हैं, खनिज को हम ले सकते हैं, या फिर हम कृषि को ले सकते हैं। ठीक है। अब ये आपके उदाहरण है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का जब मनुष्य सीधा उपभोग करता है ना, बिना किसी रूप परिवर्तन के, उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और जैसे मैंने बता दिया कि जब क्रिया किसी भी क्रिया से अर्थ का अर्जन हो, तो उसे हम व्यवसाय के अंतर्गत ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे। यह हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर व्यवसाय का रूप ध्यान करें, मनुष्य जंगलों में रह रहा था, प्रकृति के पास था, आसपास जब जानवर थे, तो उसने सबसे पहले जो व्यवसाय का रूप अपनाया है वो है आखेट। वो कौन सा है, आखेट। यानी पहला है आखेट। आखेट के साथ वो भोजन संग्रहण भी कर रहा है। भोजन संग्रहण का मतलब है कि जैसे कंदमूल इकट्ठे करना, शहद इकट्ठे करना, या जो मान लीजिए किसी बड़े जानवर का शिकार किया, उस जानवर को सुरक्षित रखना, जिससे अगले दिन भी या कई दिनों तक उसको काम में ले सके। तो यानी पहला व्यवसाय है आखेट एवं भोजन संग्रहण। देखो, हम यूं कि बिल्कुल ऐसे कैसे चलेंगे, सीधे सीधे चलेंगे। हाँ, इसमें फिर एक व्यवसाय और है कृषि। लेकिन कृषि से पहले एक व्यवसाय हम और डाल सकते हैं इसके अंदर। आप देखिए, उस व्यवसाय का नाम है पशुपालन। क्या नाम है उसका, पशुपालन। देखिए, पशुपालन कैसे, कि जब मनुष्य, मैं आपको पाठ की थीम समझा रहा हूं अभी, कि जब मनुष्य भोजन संग्रहण कर रहा है, आखेट कर रहा है, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं जानवरों का शिकार कर रहा हूं, तो इसको मैं परिवहन के रूप में काम ले लूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काम ले लूं। तो उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और पशुपालन के अंदर जो पहला व्यवसाय इसका शुरू होता है, एक को बोलते हैं चलवासी पशुचारण और एक को बोलते हैं वाणिज्य पशुचारण। ये हम पढ़ेंगे। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन रूप है, वाणिज्य उसका विस्तृत यानी एक परिष्कृत रूप है। अच्छा, जब मनुष्य पशुपालन कर रहा है तो उसे पता है कि पशुओं को चराने के लिए घास की आवश्यकता होती है, इसलिए वो चलवासी पशुचारण कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि नदी के किनारे के पास में वहां पर एक ऐसी घास है या कुछ ऐसी फसल उग रही है जो मनुष्य के काम भी आती है और वो पशुओं को भी खिला सकता है,
तो उसने क्या कर दिया, वहां पर रहना शुरू कर दिया। उस नदी किनारे पर उसने वहां पर रहना, वहां पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, और कृषि के साथ में वहां पर मकान बनाए, अधिवास बनाए, वहां पर अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए, पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए, और वहां पर कृषि कार्य उसने करना शुरू कर दिया। तो अब इसका अगला व्यवसाय हो गया कृषि, और कृषि के कारण इसका विकसित होता है, अधिवास बनता है, मानव बस्तियों का निर्माण होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे जीवन निर्वाह कृषि, जिसमें इसका केवल उद्देश्य अपने पेट की पूर्ति करना है। गहन जीवन निर्वाह कृषि पढ़ेंगे हम इसके अंदर, जिसके अंदर आप ये समझिए जहां पर अधिक जनसंख्या होती है उन क्षेत्रों के अंदर इसका अध्ययन होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी कृषि है जिसके अंदर इसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। मिश्रित कृषि, जिसमें हम कृषि और पशुपालन पढ़ेंगे। रोपण कृषि, ये जो आपके यूरोपीय देश हैं उन्होंने जो उपनिवेश देशों के अंदर जो कृषि करी, अधिक पैसा अधिक पूंजी लगाकर, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। डेयरी कृषि, ये दूध से संबंधित है। भूमध्य सागर कृषि, भूमध्य सागर क्षेत्रों में की जाती है, खट्टे क्षेत्रों में, खट्टे फसलों के लिए। सहकारी और सामूहिक कृषि को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है। ट्रक फार्मिंग कृषि, तो हम कृषि के इन रूपों को भी यहां पर पढ़ेंगे, और मैं आपको बड़े ही सरलता से एक कृषि के साथ दूसरी कृषि को जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा, जैसे हम समझें कि इस कृषि के बाद दूसरी कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी है। फिर अंत में हम पढ़ेंगे खनन। खनन क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, खनन की क्या विधियां होती है, हम इस पाठ के अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, आपने जैसे प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा कि हम इसमें भोजन संग्रहण, आखेट पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त वो वस्तु हैं जिनको प्राप्त करके हम सीधे उपभोग में लेते हैं। अब हम पहला जो व्यवसाय की शुरू करेंगे, उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। देखिए, हम बात करते हैं आदिम काल की, यानी प्रारंभिक मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जब मनुष्य कहां था, मनुष्य प्रकृति के पास था। तो जैसा प्रकृति में देखता है वैसा ही करता है। वो देखता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तो सोचता है कि क्यों नहीं मैं भी खाकर अपने पेट की पूर्ति कर सकता हूं जानवर को खा के। वो देखता है कि कुछ जानवर हैं, वो जड़ी बूटियां या फल फ्रूट को खा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सोचता है क्यों भी मैं भी इनको इकट्ठा कर सकता हूं, मैं भी इनको खा सकता हूं। तो वो उनको देखकर एक सोचता है, और वो भी ये काम शुरू करने लगता है, और वो भी ये काम शुरू करने लगता है, और वो आखेट प्लस भोजन संग्रहण, उसका प्रथम प्राथमिक व्यवसाय शुरू होता है, आखेट एवं भोजन संग्रहण। ये प्रथम उसका प्राथमिक व्यवसाय है। अब आखेट करता है, भोजन संग्रहण करता है। आखेट के बड़े जानवर का शिकार करता है अपनी पुरानी तकनीक के साथ में, औजारों के साथ में, और जो जानवर होता है उसको कल तक खाने के लिए, परसों खाने के लिए उसको इकट्ठा करता है, या फिर ठंडे क्षेत्रों के अंदर जहां पर मांस खराब नहीं होता है जल्दी, आप देखना एस्किमो जनजाति ऐसा करती है। और इसके अलावा वो जड़ी बूटियों को, शहद को, इनको इकट्ठा भी करता है अपने साथ में। तो आखेट या भोजन संग्रहण का प्रथम व्यवसाय है, यानी प्रथम आदिम व्यवसाय है किसका, इन मनुष्य का, आखेट एवं भोजन संग्रहण। अब इसके अंदर क्या है, ये बड़े क्षेत्र में करता है, पहली बात तो बहुत बड़े क्षेत्र में करता है, क्षेत्र इसका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में करता है। तकनीक क्या होती है, तकनीक बहुत न्यून होती है, कम होती है। पूंजी भी क्या होती है, पूंजी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी बहुत कम तकनीक के साथ, बहुत कम पूंजी के साथ में, बहुत बड़े क्षेत्र में इस व्यवसाय को वो शुरू करता है, आखेट भोजन संग्रहण को। अब देखिए, आखेट भोजन संग्रह करेगा कौन, ये करेगा प्रकृति के पास रहने वाला, जो अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए इस पर निर्भर है, अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए इन दोनों पर निर्भर है। तो ये करेंगे जनजातियां, और जनजातियां वही होती है जो दुर्गम क्षेत्र में रहती है, प्रकृति के पास रहती है। और जनजातियां, चाहे आप आखेट की बात करें, चाहे आप भोजन संग्रहण की बात करें, वो इन दुर्गम भोजन संग्रहण की बात करें तो वो उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे जो बड़े दुर्गम होंगे। तो पहला इनका है शीत क्षेत्र, और दूसरा इनका उष्ण क्षेत्र, शीत व उष्ण क्षेत्र, ये यहां पर इस व्यवसाय को करेगी। अब आप देखो, नक्शे में देख सकते हैं कि शीत क्षेत्र में क्या आएगा। आप शीत क्षेत्र में ले सकते हैं आपके जो कनाडा है, कनाडा का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी कनाडा, ये आपका ग्रीनलैंड वाला भाग है, और आपका यहां से साइबेरिया वाला, रूस का जो उत्तरी भाग है वो साइबेरिया, और कुछ आप चिली का दक्षिणी भाग भी ले सकते हैं, दक्षिणी भाग जो चिली का दक्षिणी भाग है। तो यानी ये आपके शीत क्षेत्र हो गए, कठोर जलवायु के क्षेत्र हो गए, जहां पर जनजातियां रहती हैं, एस्किमो रहती है, कई जनजातियां हैं, और वो वहां पर व्यवसाय करती है, ये आखेट व भोजन संग्रहण करती है। दूसरा आप लेंगे उष्ण क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा पर है, जैसे आपके दक्षिण अमेरिका में कांगो अमेजन के जंगल है, अमेजन नदी पर, अफ्रीका में कांगो के जंगल है, और यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया, आपके इंडोनेशिया मलेशिया वाले जंगल है।
तो यानी वापस मैं रिपीट करता हूं, शीत क्षेत्र में आपके उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, दक्षिणी चिली, और उष्ण क्षेत्र में अमेजन के जंगल, कांगो के जंगल और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगल, ये इसमें शामिल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, यहां पर है उत्तरी कनाडा, साथ में आप लिख सकते हैं इसमें ग्रीनलैंड, जो आपको याद भी रखना चाहिए डेनमार्क का है, दूसरा आपका साइबेरिया, और तीसरा आपका दक्षिणी चिली। ये आप भोजन संग्रहण में भी लिख सकते हैं और आखेट में भी लिख सकते हैं। और आपके पास प्रश्न आएगा कि विश्व में भोजन संग्रहण के कितने क्षेत्र हैं? 2 क्षेत्र हैं, पहला है शीत क्षेत्र, दूसरा है उष्ण क्षेत्र। उष्ण क्षेत्र में लिखेंगे आप अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल, ये कहां पर है? ये आपके साउथ अमेरिका में है। कांगो के जंगल, ये कहां पर है? ये आपके अफ्रीका में है। और साथ में ही आप इसमें लिख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगल, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगल। तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य ने पहला जो भोजन व्यवसाय स्टार्ट किया, शुरू किया, वो आखेट भोजन संग्रहण था, क्योंकि प्रकृति के पास था, प्रकृति के गोद में था, पर मूलभूत अवस्था के लिए वो प्रकृति पर निर्भर था। अब देखिए होता क्या है, जब उसका परिवार बड़ा होता है तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को इससे पूर्ति नहीं कर पाता है, किससे? भोजन संग्रहण से पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वो दूसरे व्यवसाय को देखता है। आज आप भी देखते हैं कि आपके पापा या कोई भी घर में है, वो अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं। जब उनका व्यवसाय से अपने अपने परिवार का पालन पोषण नहीं होता है तो बदलते रहते हैं, आगे प्रोग्रेस के लिए बदलते रहते हैं। तो देखिए भोजन और आखेट के बाद में जब वो देखता है, मैंने बताया प्रकृति के पास वो देख रहा है, वही सीख रहा है। वो जब देख रहा है कि इससे तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसे दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न तो उससे हो रही है, कहां से? न तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति न तो आखेट से हो रही है और न ही भोजन संग्रहण से हो रही है, नहीं भोजन संग्रहण से हो रही है। तो वो देखता है कि ये जो जिसका मैं शिकार कर रहा हूं पशु, तो क्यों नहीं इसे मैं मतलब परिवहन के साधनों में काम लूं, इसको मैं पालकर मैं इससे मांस या दूध प्राप्त कर सकता हूं, ऊन के रूप में प्राप्त कर सकता हूं। तो यहां से एक नया व्यवसाय अपनाता है, जिसको कहते हैं पशुपालन। जिससे क्या कहते हैं? पशुपालन या पशुचारण। मैंने कहा आपको आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आविष्कार मतलब जैसे जैसे आपको आवश्यकता होगी वैसे वैसे काम करेगा। तो उसने पशुपालन और पशुचारण को अपनाया। अब चूंकि ये यहां पर क्या है कि उसने इसके कारण अपने पेट की पूर्ति करी यहां पर। अब देखिए पशुचारण में कितने प्रकार का होगा। सबसे प्रारंभ में क्या करेगा? वो पशुओं को पालेगा, एक निवास क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पालेगा, झुंड में उनको चराएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और एक जगह पर लेता जाता रहेगा, पशुओं को बेचता रहेगा, उनसे दूध भी प्राप्त करता रहेगा, अपना व्यवसाय चलाता रहेगा। तो जो पहला इसका जो व्यवसाय शुरू हुआ है वो है चलवासी पशुचारण। पहला जो व्यवसाय का रूप है उसका नाम है चलवासी पशुचारण। नाम से स्पष्ट है, चलवासी यानी चलता जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और पशुचारण कर रहा है। तो ये पहले तो सबसे प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है, सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कौन सा? चलवासी पशुचारण। सबसे खास बात इसकी दूसरी यह है, मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं, यहां पर बड़े क्षेत्र में किया जाता है इसको, बड़े क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में, कम तकनीक के साथ प्लस कम पूंजी के साथ में इस व्यवसाय को किया जाता है। दूसरा इसका कारण है। और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने निवास क्षेत्र के अनुसार पशुओं को पाला जाता है। अपने निवास क्षेत्र के अनुसार पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को पाला जाता है। अब निवास क्षेत्र के हिसाब से, अब जहां आप रहेंगे उसी के हिसाब से वहीं के जानवर तो पालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, तो आप गाय और बैल पालेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए आप मरुस्थल प्रदेश में रहते हैं, एशिया के या सहारा के मरुस्थल में रहते हैं, सहारा के मरुस्थल में रहते हैं, तो वहां पर आप ऊंट, भेड़ व बकरियां पालेंगे निवास क्षेत्र के हिसाब से। अगर आप मान लीजिए हिमालय में रहते हैं या पर्वतीय क्षेत्र पर आप निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर निवास करते हैं, तो वहां पर याक और लामा जैसे पशुओं को पालेंगे। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये हम दे सकते हैं कि यहां पर जो हिमालय है, हिमालय के अंदर और पर्वतीय क्षेत्रों में जो याक और लामा जैसे पशुओं को पाला जाता है। और आप बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर बात करें, वहां पर एस्किमो जनजाति है,
ध्रुवीय क्षेत्रों में वहां पर रेंडियर जैसे पशुओं को पाला जाता है, रेंडियर पशु को। तो आप देख रहे हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशु है, कोई तकनीक नहीं, कोई पूंजी नहीं है। निवास क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पाला जाता है, एक स्थान पर चराया जाता है, उसके बाद में जब वो स्थान चारागाह के रूप से उपयुक्त नहीं होता है तो दूसरे दूसरे स्थान पर वहां पर चले जाते हैं। अब चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र बताए गए हैं पूरे विश्व में, हम वो पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र। देखिए बड़े आप नक्शे में दिखाते हैं आपको, आप समझिएगा कि चलवासी पशुचारण के विश्व में 3 क्षेत्र। पहले आपको नक्शे में बताऊंगा, फिर आप इसको समझिएगा। देखिए पहला क्षेत्र जो आपका आता है, मैंने आपको बताया कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र की, तो सहारा का जो मरुस्थल है आपका, अफ्रीका में जो सहारा का मरुस्थल है, ये वाला क्षेत्र, यहां से आपका सऊदी अरब का मरुस्थल जो आता है वो क्षेत्र, आपके थार का मरुस्थल, और आपकी जो चीन में गोबी का मरुस्थल ये वाला, तो ये वाली जो बेल्ट चलती है ये इसमें आती है। ये पूरा चलवासी पशुचारण के हिसाब से बहुत ही प्राचीन है। इसमें क्या आएगा आपके उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का सहारा का, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और साथ में गोबी का मरुस्थल आएगा। दूसरा जो आएगा वो आपका आएगा जो ठंडे क्षेत्रों के अंदर है, आपकी उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया का जो क्षेत्र आएगा वो इसके अंदर आएगा, जहां पर रेंडियर है या फिर याक है, इस तरीके के पशुओं को पाला जाता है। उत्तरी कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड। और तीसरा जो क्षेत्र आएगा वो आएगा आपके पश्चिमी अफ्रीका में, कालाहारी का मरुस्थल आ जाएगा और आपका मेडागास्कर आ जाएगा। यानी कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिम अफ्रीका में, और मेडागास्कर द्वीप समूह। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 3 क्षेत्र है। फर्स्ट क्षेत्र आपका है इसके अंदर आपका सहारा का मैदान, अफ्रीका के अंदर, पूरा सहारा का मरुस्थल, सऊदी अरब का मरुस्थल, आपके थार का मरुस्थल, और जो भारत पाकिस्तान में, और गोबी का मरुस्थल। जो आपका सेकंड आएगा शीत में, वो आएगा आपका उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, जो हमने आखेट में भी लिया था। और दक्षिणी गोलार्ध में आएगा कालारी मरुस्थल और मेडागास्कर द्वीप समूह। ये आपके इसमें क्षेत्र में आएंगे। तो आपका 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला मैं आपको ले देता हूं, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से होते हुए ये कहां जाएगा, अरब प्रायद्वीप, या अरब का मरुस्थल लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, भारत पाकिस्तान में थार का मरुस्थल, और चीन में गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। इसमें विश्व के पहले जो क्षेत्र है, पशुचारण क्षेत्र है चलवासी में, उसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा जो आपका आखेट में था वही है शीत क्षेत्र वाला, आपका उत्तरी कनाडा, साथ में आपका ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद में आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर आपके साइबेरिया, ये इसमें शामिल किया जाएगा। थर्ड आपका है दक्षिणी गोलार्ध में आपको बता चुका हूं नक्शे के अंदर, आपका पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, और उसी के साथ में ही पूर्वी सीमा पर मेडागास्कर द्वीप समूह। ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, प्राचीन काल से ही चलवासी पशुचारण के विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। एक मरुस्थल के हिसाब से, एक आपके शीत प्रदेश के हिसाब से, और एक आपके मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में उसके हिसाब से आपके क्षेत्र रहे। तो आप चलवासी पशुचारण समझ गए होंगे, क्षेत्र के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से। एक चलवासी पशुचारण में एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। इसको हम चलवासी पशुचारण में शामिल करेंगे, आगे वाणिज्य में नहीं करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि देखो ऋतु प्रवास बोलते हैं इसे, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। देखिए प्रवास का मतलब आप जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि प्रवास का मतलब होता है कि किसी भी कारण से, आर्थिक या सामाजिक कारण से, जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। और ऋतु के हिसाब से, यानी मौसम की बदलने के हिसाब से जो प्रवास होता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। हम अगर जैसे भारत के नक्शे की बात करें, तो भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ से उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है, हिमाचल का क्षेत्र आता है, यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, भूटिया है। ये जनजातियां क्या होती है, ऋतु के अनुसार प्रवास करती है अपने पशुओं को लेकर। कैसे करती है,
जब सर्दियों के अंदर यहाँ बर्फ जम जाती है तो ये यहाँ से कहाँ आ जाती है, मैदानों के अंदर प्रवेश करती है, ये मैदानों में आती है। जब शीत ऋतु होती है तब ये कहाँ पर आती है, मैदानों के अंदर आती है। और मैदानों के अंदर यहाँ पर पशुओं को घास चराई जाती है और यहाँ पर ये पूरे राजस्थान में या मध्य प्रदेश के इलाके में, उत्तर प्रदेश में घूमते रहते हैं। जब जब यहाँ पर जब सर्दी आती है तो ये आ गया। लेकिन जब गर्मी आती है, पुनः जब गर्मी आती है, तब क्या होता है कि यहाँ की जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है और पुनः वहां पर क्या हो जाता है, घास उग जाती है। तो ये क्या करते हैं, मैदानों से कहाँ की ओर प्रवास करते हैं, ये पर्वतों के प्रवास करते हैं। तो यानी इनका प्रवास कैसे होता है ऋतु के अनुसार, कि शीत ऋतु में आप समझ रहे हैं कि शीत ऋतु में ये कहाँ से जाते हैं, मतलब जब वहां पर बर्फ जम जाती है तो पर्वतों से ये प्रवास करते हैं, पहाड़ों से प्रवास करते हैं मैदानों की ओर। कहाँ करते हैं, मैदानों की ओर। और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में ये प्रवास करते हैं मैदानों से, जो कि ग्रीष्म ऋतु ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, यहाँ की बर्फ पिघल जाती है और ये जाते हैं आपके पर्वतों पर। तो ये जो प्रवास है इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। इसकी परिभाषा में बांधना चाहे तो यही, भारत के हिमालयी क्षेत्र में, यानी आप उत्तराखंड हिमाचल का नाम ले सकते हैं, वहां पर गुज्जर बकरवाल भूटिया पशुचारण के लिए शीत ऋतु में पर्वतों से मैदानों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघल जाने के कारण मैदानों से पर्वतों की ओर प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार की जो पशुचारण होता है, प्रवास होता है, इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान संबंध, आप समझ रहे होंगे, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। मतलब जब गुज्जर बकरवाल भूटिया जनजाति शीत ऋतु के अंदर पर्वतों से मैदान की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों पर बर्फ पिघल जाने के कारण मैदानों से पर्वतों की ओर जब प्रवास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ऋतु प्रवास का संबंध किससे है, चलवासी पशुचारण से, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, चलवासी पशुचारण जो बात करें, ये प्राचीन काल में काफी था, लेकिन अब ये क्या है कि सीमित हो गया, इसमें कमी आ गई है। चलवासी पशुचारण क्षेत्र में कमी आ गई है। चलवासी पशुचारण क्षेत्र में वर्तमान में कमी आ गई है, वर्तमान में कमी है। अब कमी का कारण पूछ सकता है, तो वो एक और दो कारण आप खुद बताइए कि पहले अगर हम बात करें, या भारत है या पाकिस्तान की सीमा नहीं थी, प्राचीन काल की बात करें, जब देशों की सीमा काफी बड़ी थी, देश की राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, तो चरवाहे होते थे, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से गमन करते थे। लेकिन जब राजनीतिक सीमाएं बन गई, कुछ देश तो इतने हैं कि जो बिल्कुल छोटे होते हैं, तो राजनीतिक सीमांकन होने के कारण या सीमाएं बन जाने के कारण या फिर सीमाएं बन जाने के कारण क्या हुआ है, चलवा जो जो आपके चार वो आपके चलवासी जो चारागाह हैं, वो क्या हो गए, सीमित हो गए, पहला कारण कि राजनीतिक सीमाएं या सीमांकन बन जाने के कारण आपके क्या है, चलवासी पशुचारण क्षेत्र सीमित हो गए। दूसरा, ये क्या करते थे कि खाली क्षेत्रों में घूमते थे, आराम से वो पशुओं को चराते थे। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है, हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है। चाहे भारत में एशिया की बात करें, एशिया की बात करते हैं हम वहां पर, तो क्या है कि जो खाली भूभाग थे, वहां पर अब क्या हो गया है कि जनसंख्या की अधिकता के कारण बस्तियों का निर्माण हो गया है ना। जो खाली पड़े घास के मैदान थे, खाली भूभाग थे, या खाली आप कह सकते हैं घास के जो मैदान थे, वहां पर अब जनसंख्या का क्या हो गया है, बसाव हो गया है, जनसंख्या का बसाव हो गया है। अब जब जनसंख्या का बसाव हो गया है तो अब पशु वहां जाएंगे नहीं, चरा नहीं सकते, इस कारण इनके क्षेत्रों में कमी आई है। ठीक है ना। तीसरा, आप कह सकते हैं कि कमी लाने का एक कारण ये भी है कि इससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान भी है, क्योंकि जब जानवर जाते हैं छोटे छोटे, तो ये खुर के द्वारा इनके छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो उगने वाले होते हैं, उनको ये नष्ट कर देते हैं। उसी कारण वो पौधे उग नहीं पाते हैं। तो इस कारण सरकार ने भी इसको क्या कर दिया है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ऐसे जो पशुचारण है उसको क्या कर दिया है, इस वक्त प्रतिबंध कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे, हमने चलवासी पशुचारण पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये क्षेत्र, ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह एक पशुचारण है, एक व्यवसाय है, और इसमें क्या होता है कि निवास क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पाला जाता है। आपको इसमें बताया, 3 क्षेत्र बताए, एक तो आपको अरब का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल और अपना थार के मरुस्थल से जाता हुआ क्षेत्र है, एक आपका उत्तरी जो कनाडा और ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, और एक कालाहारी मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और फिर हमने बात करी इसके अंदर ऋतु प्रवास, और फिर बात करी चलवासी पशुचारण को सीमित करने के कारण ये वर्तमान में क्षेत्र सीमित क्यों है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसमें राजनीतिक सीमा बनने के कारण, खाली पड़े मैदानों पर जनसंख्या के बसाव के कारण और पर्यावरण सुरक्षा के कारण।